और 2019 के लिए यूपी इस वक्त कुरुक्षेत्र बन चुका है। यूपी की 80 सीटों पर जो राज करेगा आने वाले वक्त में दिल्ली का सिंहासन की तरफ भी वही बढ़ेगा। लेकिन आने वाला वक्त ये तय करेगा, जिस तरीके का महागठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके बाद जो दावा उत्तर प्रदेश को लेकर के दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर यूपी में कौन बाजी मारेगा। देश का सबसे बड़ा सूबा बन गया है 2019 की जंग का सबसे बड़ा सेंटर, जहां तीन सेनाओं के बीच होने जा रहा है युद्ध भयंकर। ये तय है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो भारी पड़ेगा वही बनेगा दिल्ली की सत्ता का सिकंदर। उत्तर प्रदेश जीतकर देश जीतने के सबसे बड़े सियासी अरमान को साकार करने के लिए किसके पास क्या प्लान है? यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी। एग्रेशन से लड़ना है और वो हम करेंगे और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा। 2019 की महाभारत के सबसे बड़े किरदार हैं नरेंद्र मोदी। पूरी लड़ाई ही इसी पर है कि मोदी को फिर से दिल्ली की गद्दी पर लाना है या मोदी को इस बार हराना है। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी उत्तर प्रदेश ने। 80 में से 71 सीटें अकेले और 2 सीटें सहयोगी अपना दल को दिलाकर यूपी ने बीएसपी का सफाया कर दिया। कांग्रेस को अमेठी रायबरेली तक और मुलायम परिवार को महज 5 सीटों पर समेट कर रख दिया। तैयारी उसी करिश्मे को 2019 में दोहराने की है। दावा 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत लाने का है। इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। अब की बार फिर मोदी सरकार के डर ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 2019 में 1993 के 2.5 दशक पुराने मुकाम पर पहुंचा दिया। 1993 में किरदार थे कांशीराम और मुलायम सिंह यादव और 2019 में इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं उन्हीं के सियासी उत्तराधिकारी मायावती और अखिलेश यादव। पिछली बार 1993 में जब दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाए थे, सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। तब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद यूपी की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। उस दौर में पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त राम लहर चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो गया और सारे समीकरण बिगड़ गए। उन दिनों एक नारा खूब गूंजा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और नतीजे भी नारे के मुताबिक आए थे। मायावती और अखिलेश की ये मुस्कान उसी नतीजे को 2019 की जंग में दोहराने की उम्मीद है। यादव और ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक रहा है। दूसरी ओर मायावती
यूपी के एससी और एसटी वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोट पर भी पकड़ रखती है। दोनों को उम्मीद है कि दलित, मुस्लिम और यादव की तिकड़ी इस गठबंधन को जीत दिलाकर रहेगी। यूपी में ये तीनों यानी एससी प्लस एसटी 21%, मुस्लिम 19% और यादव 10% यानी कुल 50% वोट है। और यही है वो भरोसा जिसके दम पर दोनों ने गैर कांग्रेसी मोदी विरोधी गठबंधन बनाया है। यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पार्टियों का ये एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के, खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनत का आम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। अस्सी की जंग में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने पर मजबूर है। मोदी लहर ने 2014 में कांग्रेस को 80 में से सिर्फ 2 सीटों पर सिमटा दिया, तो मायावती और अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया कि यूपी में कांग्रेस का वजूद सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पारंपरिक सीट। 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन खुद को 2019 का प्रधानमंत्री दावेदार बता चुके राहुल गांधी जानते हैं कि 80 की जंग हारे तो दिल्ली की गद्दी का सपना साकार नहीं होने वाला। राहुल ने 80 की जीत तय करने के लिए एक ऐसे जादुई फॉर्मूले का संकेत दिया जिसके नतीजे उनके मुताबिक चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने आप को खड़ा करना है। वो हमारे ऊपर है, हम कैसे करें। मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं कि चुनाव तो हम पूरे दम लगा के लड़ेंगे। यूपी में गठबंधन हुआ है, उन्होंने निर्णय लिया है, उनकी चॉइस है, मगर अब हमें भी यूपी में एक्शन लेना है। हमें भी चुनाव स्ट्रेंथ से लड़ना है, एग्रेशन से लड़ना है, और वो हम करेंगे और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा। 80 की जंग में आखिर राहुल चौंकाएंगे कैसे? क्योंकि एक ओर अमित शाह 50% की लड़ाई का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मायावती, अखिलेश की दावेदारी भी 50% वोट बैंक पर है। ऐसे में कांग्रेस को वो फॉर्मूला याद आ रहा है जिसने 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे 80 की जंग में बड़ी कामयाबी दिलाई थी। यूपी में 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। ये एसपी की 23 सीटों से महज 2 कम थी। तीसरे नंबर पर बीएसपी थी जिसे 20 सीटें मिली थी। बीजेपी 2009 में सिर्फ 10 सीटें जीत पाई थी और बाकी 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2009 में कांग्रेस को जिन 21 सीटों पर कामयाबी मिली, वहां ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी तादाद है। और यही है 80 की जंग जीतने का वो चौंकाने वाला फॉर्मूला जिससे राहुल चौंकाने वाले नतीजों का दावा कर रहे हैं और जिसके संकेत उन्होंने गुलाम नबी आजाद के जरिए उत्तर प्रदेश और देश को दिया। जो भी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है, पराजय कर जाए, उसका हम स्वागत करते हैं गठबंधन में। ये किसी पर मजबूरी नहीं है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिलाने में दिलचस्पी, रुचि रखती है, उसका गठबंधन में सब उसका स्वागत है। तो उसमें कई दल आएंगे, कई दल नहीं आएंगे। अब वो दल जाने किसकी कितनी रुचि है। 80 की जंग महज यूपी की जंग नहीं, क्योंकि यूपी के नतीजों में जिसका होगा राज उसी को मिलेगा ताज। और जिन 3 महारथियों के बीच हो रही है 80 की जंग, उन तीनों का ही सियासी पता यूपी का ही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, तो राहुल गांधी अमेठी से। क्या आप
सेवक से यही उम्मीद रखते हैं कि घर में कोई समस्या हो, घर को उसकी जरूरत हो, तो वो 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी मनाने चला जाए और कहां गया है इसका पता भी न हो। क्या ऐसा सेवक चाहिए क्या किसी घर में? किसी घर में ऐसा सेवक कोई रखेगा क्या? जैसे आप अपने घर का सेवक तय करते हैं, वैसे ही आप तय करिए कि देश को प्रधान सेवक कैसा चाहिए। और दिल्ली की सत्ता के इन दो दावेदारों के साथ ही जब मायावती को लेकर सवाल हुए तो अखिलेश ने भी उम्मीद जताई कि अगला पीएम यूपी से ही होगा। आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। तो तय मानिए कि 80 की जंग न सिर्फ 2019 का विजेता तय करेगा, बल्कि इसी रणभूमि से होगा अगले पीएम का भी ऐलान। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 की जंग के सिकंदर हैं? क्या मोदी इतने शानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि लोकसभा की जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने 2019 की जंग से पहले अपना एजेंडा तय कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ेंगे। बीजेपी को लगता है कि मोदी इस जंग के अजय योद्धा हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए वो मोदी नाम केवलम का राग अलाप रहे हैं। अजय योद्धा हमारा नेतृत्व कर रहा है। कहो दिल से मोदी जी फिर से एक ही भाव सबके मन में आता है। एनडीए के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी के रूप में जिसके सामने खड़े होने से विपक्ष का कोई नेता भी घबराता है। 2019 की लड़ाई के ऐलान जंग के साथ ही बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर आगे कर दिया है। जिस नाम पर बीजेपी ने 2014 की जंग जीती थी, उसी नाम का भरोसा अब 2019 में भी है। पार्टी ने विरोधियों के सामने ताल ठोक कर कह दिया, हमारे पास मोदी है, तुम्हारे पास क्या है? हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक ऐसा नेता है श्री नरेंद्र मोदी के रूप में जिसके सामने खड़े होने से विपक्ष का कोई नेता भी घबराता है। विपक्ष नेतृत्व के विषय को टालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की इच्छा को टाल नहीं सकते। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेंगी, लेकिन आज उनमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि नेतृत्व के विषय को लेकर हमारे नेता के सामने खड़े हो पाए। बीजेपी नेताओं के होठों पर एक बार फिर मोदी का नाम, जुबान पर मोदी का काम है और नारा निकला है, कहो दिल से मोदी फिर से। किसी गांव के नागरिक से, किसी निष्पक्ष नागरिक से अगर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उन सबसे कोई व्यक्ति एक राय पूछता है, वह हर व्यक्ति एक बात को कह सकता है और मजबूती के साथ कह सकता है कि कहो दिल से मोदी जी फिर से। एक ही भाव सबके मन में आता है। हर व्यक्ति, गांव की एक ग्रामीण महिला से पूछो, एक मजदूर से पूछो, एक नौजवान से पूछो, एक किसान से पूछो या फिर इस देश की सीमा पर रक्षा करने वाले जवान से पूछो, हर एक के सम्मान के लिए विगत 4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए वो अभूतपूर्व हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद हुए सभी विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में मोदी ही बीजेपी का चेहरा रहे। अब लोकसभा की 2019 की जंग में भी मोदी ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। विपक्ष से बीजेपी पूछ रही है, मोदी जैसा अजेय योद्धा कहां से लाओगे? चुनाव का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मेरा और आपका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना का काम करे। सबसे परिश्रमी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। सबसे पारदर्शी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। सबसे विजनरी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। और गरीब और दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अजय योद्धा हमारा नेतृत्व कर रहा है। 2019 की जंग में सबसे ज्यादा नजर किसानों के वोट पर है, इसलिए किसानों के सामने भी बीजेपी मोदी का नाम आगे कर रही है और कह रही है मोदी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री उनके दर्द को अपना दर्द नहीं समझ सकता। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत में एक बड़ा बदलाव किया है और वह दृश्य आज पूरी तरह से हम सबको नजर आ रहा है। देश के जन जन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है, गरीबों में एक नई आशा जगी है, नौजवानों में एक उमंग और उत्साह पैदा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की छवि बढ़ी है कि आगे भी यदि यह सरकार बनी रही और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो निश्चित रूप से उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। यह देश के किसानों के अंदर एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है। मोदी का नाम लेकर बीजेपी सिर्फ किसान कार्ड ही नहीं खेल रही, हिंदू वोटरों को भी लुभा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 2019 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा, स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा हो जाएगा। और विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, ये उनकी भविष्यवाणी थी। और मैं इस बात का विश्वास व्यक्त कर रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो निश्चित रूप से हम पूरा करके दिखाएंगे। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। बीजेपी अब वोटर से कह रही है कि 2019 हार गए तो भारत दुनिया में नंबर 1 बनने से चूक जाएगा। माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर जो राजनीतिक विरोधी हैं केवल वह नहीं रोकना चाहते, दुनिया के अंदर भी जो विरोधी हैं वह भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2019 की फिर से भारत में सरकार बन गई तो हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यह जो डर सता रहा है लोगों को, वह डरने वाले सारे लोग एक होते हैं। इसी कारण से हम पिछले काफी दिनों से सुनते हैं पिछड़े वर्ग के भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री फिर से बनने से कौन रोकना चाहता है। यह संदेश इस देश की जनता समझ रही है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया गया है। मैसेज साफ है, एक एक वोटर तक जाना है, मोदी का नाम लेना है, क्योंकि मोदी का नाम जीत की गारंटी है। कि रामलीला मैदान से हो रहा मुहूर्त है, रामलीला मैदान से हो रहा मुहूर्त है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, इसलिए हो रहा विकास है। दलित शोषित पीड़ित वंचित सभी जाति के गरीबों के दिल का वो मूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत। 2019 की सियासी जंग से पहले बीजेपी मोदी के नाम का गुणगान करने में लगी है। बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है।
कोई गरीबों का मसीहा बता रहा है तो कोई किसानों का हमदर्द। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जैसा नेतृत्व तो कोई और दे ही नहीं सकता। मोदी के नाम का सहारा लेकर चुनावी महासमर में उतर रही बीजेपी अब वो काम गिना रही है जो मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में किए हैं। सरकार की योजनाओं का नाम लेकर मोदी का गुणगान किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि मोदी ने गरीबों के लिए काम किया और बदले में गरीब मोदी को वोट देंगे। रोटी का प्रबंध हमने कर दिया, मकान का प्रबंध हमने कर दिया, इलाज का प्रबंध हमने कर दिया, तो वो दुआ नहीं देगा तो क्या करेगा। और आप जानते हैं कि गरीब की दुआ साक्षात ईश्वर का वरदान होती है। प्रधानमंत्री जी, आज उज्ज्वला के गैस पर फटफट चाय बनाती महिला आज बेटे के आवास में पैर फैलाकर लेटा हुआ बूढ़ा, आपने गांव-गांव और घर-घर बिजली दे दी। 18,000 गांव थे जिनमें बिजली नहीं थी। कहा था लाल किले से 1,000 दिनों में पूरी कर दूंगा। 1,000 दिन भी नहीं आए, उससे पहले पूरा कर दिया। मोदी अपनी हर रैली में, अपने हर भाषण में बार बार खुद को नामदार नहीं बल्कि कामदार नेता कहते हैं। ऐसे कामदार जिन्होंने किसानों, बेरोजगारों, शोषितों, वंचितों की आवाज बुलंद की। अब बीजेपी के दिग्गज कह रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी के शासन में हो गया। ये सारे झूठे लोगों के झूठी बातों में आने का कोई कारण नहीं है। एक एक योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाई है, इस देश में देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाली योजना है। अगर इस देश के किसानों को सुजलाम सुफलाम करने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर इस देश के किसान का भाग्य बदलने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश का किसान 2019 में अगर किसी के पीछे खड़ा होगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा होगा। दिव्य कुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा के दावे का सच क्या है? रुद्राक्ष की माला न टूटती तो इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती। गले में रुद्राक्ष, सिर पर रुद्राक्ष, बाजुओं में रुद्राक्ष, कलाई में रुद्राक्ष। आस्था के दिव्य कुंभ में सिर से कमर तक रुद्राक्ष की मालाएं पहने मौनी बाबा जब निकलते हैं तो संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक हर निगाह उन्हीं की तरफ घूम जाती है। अनोखे गेटअप वाले बाबा का नाम वैसे तो मौनी बाबा है, लेकिन बस नाम ही मौनी बाबा है। मौनी महाराज बोलते भी हैं, बोलते क्या हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। तो फिर मौनी बाबा नाम कैसे पड़ा? पहले इस सवाल का जवाब सुनिए, फिर गांधी परिवार और रुद्राक्ष वाले रहस्यमयी हार का किस्सा बताएंगे। मौनी बाबा लोग इसलिए कहते हैं कि 1989 से लेकर 2002 तक 14 वर्षों तक मैं मौन व्रत था। भगवान राम जी की तरह मैं भी वनवास तो नहीं गया, लेकिन मौन रह करके मैंने साधना की, इसलिए लोग मौनी जी महाराज कहते हैं। तो बाबा 16 साल पहले अपना मौन व्रत तोड़ चुके हैं और अब कुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा का तमगा हासिल कर लिया है। इसकी वजह भी वाजिब है। बाबा के सिर से लेकर कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष लटकते हैं। बाबा रुद्राक्ष की 1-2 नहीं बल्कि करीब 500 मालाएं पहनते हैं। इनमें कोई 11 तो कोई 21, कोई 51 रुद्राक्ष तो कोई 158 रुद्राक्ष की मालाएं हैं। बाबा का शरीर तो रुद्राक्ष से ढका ही है, सिर पर भी करीब 100 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाएं जटाओं पर लिपटी हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा की जहां तक चर्चा है महाराज, पिछले 1991 से मैं निरंतर तरह रुद्राक्ष पहनता हूं। शिवपुराण में
यह है कि रुद्राक्ष साक्षात मतलब भगवान शिव का स्वरूप है। उसको धारण करने के बाद आपको शिव का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और जितने भी रुद्राक्ष हम पहनते हैं सब शिव पुराण की विधि से पहनते हैं, और इसमें 26 मुक्त के रुद्राक्षों का प्राविधान शास्त्रों में है। मौजूदा वक्त में मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। इनकी एक और खासियत है, मौनी महाराज न तो खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और न ही किसी से मांगते हैं। सिर्फ वही रुद्राक्ष धारण करते हैं जो उन्हें कोई संत या बड़ी शख्सियत तोहफे में देती है। रुद्राक्ष वाले बाबा को चाहने, देखने और मानने वाले देश में ही नहीं बल्कि सरहद पार तक हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा के सिर पर आज जो ये 16 मुखी रुद्राक्ष और सिर पर मालाओं से ऊपर सजा चांद के आधे आकार का मुकुट दिख रहा है, उसे बाबा को नेपाल के पूर्व नरेश ने दिया था। हमारे पास जो भी रुद्राक्ष है, कोई रुद्राक्ष हमने कभी खरीदा नहीं है। जब मेरी नेपाल में भू समाधि हुई थी तो आज से संसार जगत में नहीं है, उनके प्रति हम आत्मचिंतन करते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी को, उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी जी को। इन्होंने हमें ये चंद्रमा, जिसमें भगवान शिव की आकृति बनी हुई है, चंद्रमा और यह रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं, वहां नेपाल नरेश जी ने मुझे भेंट किया था, एक आश्रम दिया था कि आप नेपाल में रह करके अलग जगह। तो हमने कहा कि भारत भूमि को छोड़ने का मेरा संकल्प नहीं है, तो रुद्राक्ष मैंने उनसे ले लिया, चंद्रमा ले लिया और फिर भारत चले आए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रुद्राक्ष को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। दरअसल रुद्राक्ष एक फल की गुठली है जिसे भगवान शिव का वरदान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आंखों से गिरी बूंदों से हुई थी। कहते हैं कि रुद्राक्ष किसी की भी तकदीर बदल सकता है। यही वजह है कि साधु संतों के साथ साथ आम लोग हों, कारोबारी हों या फिर सियासतदान, शिव का ये वरदान हर कोई धारण करना चाहता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रुद्राक्ष की माला पहनती थी। वो देश की बहुत ही होनहार प्रधानमंत्री थी, हम बड़ा आदर करते हैं उनका, आज संसार में नहीं है। उनको पूज्य संतों ने वो माला भेंट की थी और इंदिरा गांधी जिसे निरंतर पहनती थी। इंदिरा जी के पास जो माला था वह सब एक मुक्का ही था, और इसीलिए वो बड़ी निर्भीक, बड़ी साहसी और देश की बड़ी सर्वोच्च प्रधानमंत्री में से मान्यता उनकी रही। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी हरिद्वार में आनंदमयी मां के आश्रम में अक्सर आती थी। इमरजेंसी के बाद जब सत्ता चली गई तो इंदिरा गांधी आनंदमयी मां के आश्रम पहुंची। इंदिरा गांधी को आनंदमयी मां ने 108 रुद्राक्ष की माला दी थी, जिसे वो अक्सर पहनती थी। लेकिन क्या उसी रुद्राक्ष की माला का टूटना उनकी हत्या की वजह बन गया? मौनी महाराज यानी रुद्राक्ष वाले बाबा का कुछ ऐसा ही दावा है। उन पर जब हमला हुआ उसके 3 दिन पहले वह रुद्राक्ष की माला अपने आप टूट के गिर चुकी थी। वो एक मुखी रुद्राक्ष थे, लेकिन दुर्भाग्य यह था हमारा कि माला जब टूटा तो लोग माला गूंथ करके उनको पहना नहीं पाए, और आज वो मेरे बीच में नहीं है। हमें लगता है कि अगर एक मुखी रुद्राक्ष उनके साथ होता यह दुर्घटना घट नहीं सकती थी, क्योंकि वह अजेय है, जहां रहता है वहां पराजय हो नहीं सकता है कभी। कि भगवान शिव की कृपा से रुद्राक्ष अगर एक मुखी आपके साथ है तो आप किसी भी दुर्घटना से हताहत होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। खैर, ये तो बाबा का दावा है। मौनी बाबा राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के परमहंस आश्रम के महंत हैं। और ये बात दीगर है कि खुद को शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी की गुजरात चुनाव के दौरान रुद्राक्ष की माला पहने हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। 2017 में यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान काशी के गढ़वा आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भी रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया गया था। 11,000 रुद्राक्षों को धारण करते हैं। सबसे छोटे रुद्राक्षों की मणि यह है, और फिर आंवले के बराबर रुद्राक्षों की मणि है जो हम पहनते हैं। जैसे 3 मुख्य रुद्राक्षों की माला हम दिखाते हैं, जैसे 3 मुख्य रुद्राक्ष की मालाएं जो अजय शक्ति की प्रदान करने के लिए होती है। तो ऐसे सारे रुद्राक्षों का महत्व है, और उसमें आप अगर चाहते हो कि आपको शक्तियां प्राप्त हो, वैराग्यवान पुरुषों को भी, गृहस्थों को भी, राजनीति करने वाले लोगों को भी और विद्वानों को भी, हर तरह के लोगों को रुद्राक्ष पूरी शक्ति देता है। दरअसल रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र का हिस्सा, और रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है। माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से कई मुश्किलें हल हो जाती हैं। रुद्राक्ष के पेड़ भारत समेत एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां हरी होती हैं और फल भूरे रंग और खट्टे स्वाद वाले होते हैं। रुद्राक्ष 14 तरह के होते हैं और सबके अलग फल और पहनने के मंत्र हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही प्रभावशाली होता है।
रुद्राक्ष का जिक्र शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण के मुताबिक रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। कहते हैं रुद्राक्ष की माला पहनने से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से रुद्राक्ष से रोग समाप्त होते हैं। रक्त संचार की जो गति आपको प्रभावित होती है वह ठीक होती है। हृदय का रोग नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, ब्लड कैंसर नहीं होता है, शरीर के सफेद खून आपके कम नहीं हो सकते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। शीश से लेकर कमर तक मेरुदंड में यदि आप रुद्राक्ष स्पर्श करता है तो उसका बड़ा महत्व है। मौनी बाबा फिलहाल 11,000 रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, जिसका संकल्प उन्होंने 1 साल पहले लिया था। बाबा का अगला टारगेट 33,000 रुद्राक्ष हैं और इसकी वजह भी खास है। 33,000 रुद्राक्ष इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनको प्रसन्नता के लिए मैं उतना रुद्राक्ष पहनना चाहता हूं, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष तो कहीं कहीं से मुझे, जब मैं नेपाल से आया हमें तमाम मूल्यवान रुद्राक्षों को मिला, उसमें से वो भी रुद्राक्ष मुझे प्राप्त हुए थे। लेकिन नहीं कि मैं उनको अपने साधना के क्षेत्र में रखता हूं, लेकिन अगर 33,000 रुद्राक्ष मुझे भिक्षा में मिलते हैं, अपने जीवन में उन्हें पहनना चाहता हूं। मौनी बाबा की खासियत रुद्राक्ष ही नहीं, बाबा दावा करते हैं कि 43 साल से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ फलाहार लेते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहनना करीब 27 साल पहले शुरू किया और तब तक धारण करते रहेंगे जब तक अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनता। 1991 से लेकर के अब तक लगभग 28 वर्ष हो गए मैं निरंतर रुद्राक्ष को धारण करता हूं। रामलला का मंदिर कब बनेगा ये न तो देश के नेता जानते हैं, न 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को पता है। फिलहाल प्रयागराज के कुंभ में बाबा का रुद्राक्ष वाला रूप खासी चर्चा में है। मकर संक्रांति के मौके पर पहले शाही स्नान के साथ की प्रयागराज कुंभ का आगाज हो जाएगा। पूरे 50 दिन यानी 4 मार्च को शिवरात्रि तक चलने वाले आस्था के इस पड़ाव के लिए नए संगम नगरी जो है वो तैयार है। पहले शाही स्नान से पहले कैसे रोशनी में नहाई है दिव्य और भव्य कुंभ नगरी की तस्वीरें आप भी देखिए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम यानी प्रयागराज, और प्रयागराज तैयार है कुंभ के आयोजन के लिए। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको घाट दिखाई देंगे और एलईडी से जगमगाते हुए घाट यहां की एक विहंगम तस्वीर पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एलईडी स्क्रीन पर भारतीय धार्मिक संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। वो आप किला देख रहे हैं, वो अकबर का किला है जहां पर अक्षय वट है और पहली बार श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर पाएंगे। ये आप लाइट्स देख रहे हैं, ये गाइडिंग लाइट्स हैं नाव के लिए, क्योंकि नाव जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ होंगी तो आपस में ना टकराएं, सुरक्षा के नजरिए से जाने का एक रास्ता है नाव के लिए और आने का एक रास्ता। इतना ही नहीं, अब की बार आपको नदी में कोई बांस बलि नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब की बार सेफ्टी बैरिकेड के तौर पर फ्लोटिंग बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को होस्ट करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, पहला शाही स्नान 14 और 15 जनवरी को होगा, जिसके लिए वक्त तय हो चुका है। पहला अखाड़ा 5:55 पर स्नान करेगा और उसके बाद एक एक करके सभी अखाड़े स्नान करेंगे। शाही स्नान के साथ विधिवत तौर पर इस कुंभ की शुरुआत होगी। कैमरामैन राहुल के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। प्रयागराज में इस बार एक और नई शुरुआत की गई है। यह है लेजर शो, जिसके जरिए कुंभ के इतिहास को बताया जा रहा है। सौरभ श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज स्थित कुंभ नगरी में और संगम के किनारे हमारे बाएं ओर आप देख रहे हैं ये किला। इस किले को वॉल बनाया गया और यहाँ पर चल रहा है लेजर एंड लाइट शो। पहली बार कुंभ के इतिहास में लेजर और लाइट शो का आयोजन यहाँ किया गया है और इसका भी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। जो सामने आप देख रहे हैं तस्वीर, उसका चित्रण जो किया जा रहा है वो लेजर एंड लाइट शो के जरिए किया जा रहा है। शाम से ये चालू हो जाता है और ये पूरी रात चलता रहता है और ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार कुंभ क्या है,
कुंभ कैसे, कुंभ की शुरुआत कहां से हुई, आखिरकार समुद्र मंथन क्या चीज है, इन सब चीज का इसमें व्याख्यान किया गया है। और साथ ही साथ जो प्रयागराज में जो प्रमुख स्थल हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, यानी कि जैसे बड़े हनुमान मंदिर जो कि लेटे हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका भी यहाँ पर चित्रण किया जाता है। साथ ही साथ नाग वासुकी मंदिर, तो ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इस लेजर और लाइट शो के जरिए पहली बार कुंभ में इसका आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए हमारे बाएं ओर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु किस तरीके से आराम से इसको देखते हैं, समझते हैं और साथ में अपने मोबाइल में भी मोबाइल के कैमरे में भी इसको कैद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और समुद्र मंथन से लेकर के कुंभ मेला की शुरुआत से लेकर के सब कुछ का इसमें चित्रण दिया जा रहा है। सामने ये आपके ये चित्रण चल भी रहा है और शाम से जैसे ही अंधेरा होता है उसके पहले ये चालू हो जाता है। और पीछे अगर हमारे कैमरा पर्सन प्रमोद दिखा सकें तो पूरा बॉक्स रूम बनाया गया है जहां से ये आयोजन किसका किया जा रहा है, जहां से इसको ऑपरेट किया जाता है और पूरे कुंभ तक इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर आगामी दिनों में अगर आर्मी इसकी परमिशन देती है तो शायद कुंभ के बाद भी ये लेजर एंड लाइट शो देखने को आपको मिले। लेकिन उन लोगों से, उन श्रद्धालुओं से के लिए ये एक नई चीज है जो कि यहाँ पर कुंभ में हमेशा आते हैं, लेकिन उनको एक नई चीज इस बार देखने को मिलेगी और समझने के लिए भी मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रमोद सुखलानी के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, प्रयागराज कुंभ।